In the name of Allah, the most merciful and beneficent, here I am again with chapter 9 for my grade 11 students, and the title of the chapter is The White Lamp by Saro Khanzadian. Saro Khanzadian is Armenian writer belonging to Armenia. He has written this story in his own language, which has been translated into English by Fana Glagolieva. Fana Glagolieva has translated this story into English. The White Lamp, सैरो खंजादिया ने ये एक स्टोरी लिखी है. 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं. इसका प्लॉट बहुत सिंपल है. इस स्टोरी का, इस कहानी का प्लॉट सिंपल है, जिसमें 2 मेन कैरेक्टर्स हैं. एक का नाम नवासाड है और दूसरे का नाम अर्शक है. नवासार्क जब कहानी शुरू हुई तो हमें पता चला कि नवासार्क एक बूढ़ा गार्डनर है, एक बागबान है, जो कि अपनी बागीचे में काम कर रहा है कि उसको अचानक उसके जो टीम मेंबर है या टीम का जो लीडर है, उसने अचानक उसे आवाज़ दी कि नवासार्क जल्दी आओ, तुम्हारा बेटा अर्शक वापस आ गया है. बूढ़ा आदमी बहुत मुश्किल से ऊपर उठा. उसने अपनी कमर सीधी की, लेकिन वो इतनी चुस्ती से भागता हुआ उस बंदे की तरफ गया जिसने उसको उसके बेटे के आने की खबर दी कि हम कम ही उम्मीद करते हैं कि इस उम्र का शख्स इतनी चुस्ती से भाग सकता है. उसके पास जाते ही उसने कहा कि तुमने क्या कहा, कब आया है और कहाँ है मेरा बेटा. उस बंदे ने नवासार्ड को इन्फॉर्म किया कि उसने खुद उसके बेटे को गांव में देखा है, एक नीले रंग की गाड़ी में, मोटर कार में देखा है. और फिर वो नवासार्ड को कहते कि तुम कितने खुशकिस्मत हो, अल्लाह ने तुम्हें एक उम्दा बेटा अता किया है. सूरज आज उसको पहले से ज्यादा चमकता हुआ दिखाई दिया. नवासार्ड का दिल खुशी से, जोश से धड़कने लगा. अब नवासार्ड ने जब गांव की तरफ देखा और वो गांव की तरफ तेजी से जाना चाहता था जहां उसका बेटा पहुंच आया था घर में, तो उसको अचानक वो पिछले सारे सालों की बातें याद आने लगीं. उसको अर्शक का बचपन याद आने लगा और उसने कहा कि मैंने अर्शक को 10 साल से नहीं देखा. अर्शक अब आखिरकार आ गया है, आज वो अपने बेटे को देख सकेगा. क्योंकि और अर्शक बहुत अच्छे टाइम पे आया है जब बाग में सारे फल पक चुके हैं और वो खुद भी, नवासार्ड खुद इतना सेहतमंद है, अभी उसकी आंखों की रोशनी बाकी है, उसकी जिस्मानी तवानाई अभी बाकी है कि वो अपने बेटे को अपनी आंखों से देख सकेगा, उसके साथ बैठेगा, उसके साथ बात कर सकेगा. असल में फिर अगले पैराग्राफ में हमें बताया गया कि नवासार्ड का ये अपना बेटा नहीं था, सगा बेटा नहीं था. नवासार्ड की कोई औलाद नहीं थी. उसकी बीवी कई साल पहले मर चुकी थी. उसके एक भाई और भाभी थे जिनका एक बेटा था जिसका नाम अर्शक था. भाई और भाभी दूसरी जंग अजीम में भूख और अफलास से मर चुके थे और ये उन्होंने एक बेटा छोड़ा था जिसको नवासार्ड ने अपने बेटों की तरह पाल के बड़ा किया. नवासार्ड का भी उस गांव में और कोई रिश्तेदार ना था सिवाय एक भतीजा जिसको उसने बहुत लाड प्यार से पाल के बड़ा किया था. और फिर वो बातें याद करता है जैसे जैसे वो गांव में जाने से पहले, बेटे से मिलने से पहले उसको वो तमाम बातें याद आती हैं. वो कहता है कि अर्शक को तरबूज कितने पसंद थे. फिर वो फौरन बाग में जाता है. गांव जाने की बजाय पहले वो तमाम इंतजामात करता है. सबसे पहले वो बाग में से एक तरबूज उतारता है, उसको महसूस करता है कि ये सही असली तरबूज है, मीठा है. फिर उसको वो अपने पास रख लेता है. इंजीर के दरख्त पे चढ़ जाता है, वहाँ से बहुत मीठा फल इंजीर का उतार के एक टोकरी में डाल के बंद करता है कि अर्शक को ये फल बहुत पसंद थे. और फिर अचानक वो
उसके बाद वो एक दुम्बे का बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, वो रस्सी से बंधा हुआ होता है। पहले वो भाग के जाता है, उसकी रस्सी खोल के उसको आज़ाद करता है और उसको अपने साथ ले जाना चाहता है। ये दुम्बा उसने बहुत अरसे से संभाल के रखा हुआ था कि जब अर्शक वापस आएगा तो वो इसको अर्शक के आने पे काटेगा और उसके लिए खाना तैयार करेगा। अब नवासाड जो है वो अब गांव की तरफ चल पड़ता है अपने बेटे से मिलने के लिए, और रास्ते में बहुत स्टीप पाथ है, अमूदी ढलवान है गांव की तरफ जाने के लिए। उसने बहुत भारी टोकरी जिसमें फल रखे हुए उसने अपने कंधों पे उठाई हुई है, और लोग रास्ते में उससे पूछ रहे हैं कि अर्शक, आज तुम काम से बहुत जल्दी वापस घर जा रहे हो। तो वो सबको बहुत फख्र से बताता है कि उसका बेटा अर्शक घर आ गया है। फिर रास्ते में हर दरख्त, हर झाड़ी, हर पत्थर उसको अर्शक के बचपन की याद दिलाता है। कई दफ़ा तो ऐसा होता था कि वो अर्शक को अपने कंधों पे उठा के इन अमूदी ढलवानों पे चला करता था, और जब कभी भी वो किसी पत्थर पे आराम करने के लिए बैठता था तो नवासाड अर्शक को एक नाशपाती देता था और ख़ुद उसकी नाक अपने जो चुगा था या कोट या जैकेट उसने पहनी होती उसके किनारे से अर्शक की नाक साफ किया करता था। फिर एक चश्मा था रास्ते में, उसको देख के नवासाड को याद आया कि अर्शक को इस चश्मे का पानी कितना पसंद था। वो अपने हाथ का प्याला बना के इस चश्मे का पानी उसको पिलाया करता था अपने बेटे को। फिर एक छोटा बागीचा था जहाँ पे फल बहुत कसरत से लगते थे, और फिर ऑटम यानी खज़ां तक, देर तक वो फल रहते थे। जब अर्शक, उसे याद आया कि जब अर्शक 11 साल का हुआ तो वो चेरी के दरख्त पे चढ़ गया और वहाँ से गिर के उसकी टांग टूट गई। तो नवासाड याद करता है कि कितने मीलों के फासले के बाद एक डॉक्टर मौजूद था और वो अर्शक को अपने कंधों पे उठा के उस डॉक्टर के पास इतने मील चल के पहुंचा। फिर नवासाड ने ये सोचा कि जब अर्शक बड़ा हुआ तो नवासाड ने अपने घर की बहुत अहम चीज़ें जो थीं वो बेच दी थीं अर्शक की पढ़ाई के लिए, और उसको कुछ ड्रेसेस ख़रीद कर दिए ताकि शहर के माहौल में वो एडजस्ट हो जाए। उसके लिए उसे याद आया कि उसने घर की अहम चीज़ों को बेच डाला था अर्शक की पढ़ाई के लिए और उसके कपड़ों के लिए। फिर ये एक बहुत बड़ा लंबा सफ़र था। अर्शक ने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद वो मॉस्को चला गया हायर एजुकेशन के लिए। अब वो दुनिया में एक बहुत बड़ा बंदा बन गया है, वो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, असर और रसूख रखने वाला इंसान बन गया है। अब नवासाड तो अपने जो साथी देहाती थे उनको बहुत फ़ख्र से बताता था कि मेरा अर्शक जो है वो दारुल खलाफा में रहता है, उसके पास एक बहुत शानदार कार है और वो मॉस्को में एक बहुत बड़े घर में रहता है। अब नवासाड बहुत जल्दी में था कि किसी तरह गांव पहुंचे, और ये दुम्बा उसके पीछे उछलता कूदता, कभी उससे आगे कभी उससे पीछे उछलता हुआ उसके साथ चल रहा था। आखिरकार वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन उसने देखा कि अर्शक की गाड़ी, उसकी कार घर के बाहर नहीं खड़ी। और फिर उसने सोचा कि अर्शक गाड़ी अपने घर तक क्यों ना लाया। लेकिन फिर अचानक उसने अपने आप को ही कोसा और उसने कहा कि यहाँ पे पत्थर कितने नुकीले हैं। अर्शक को ये डर होगा कि उसकी गाड़ी के टायर खराब हो जाएंगे, इस वजह से वो घर तक गाड़ी नहीं लेके आया। आज उसे अपना 1 स्टोरी फ्लैट रूफ्ड घर जो था, एक टेरेस था उसका और अर्दन कच्चा उसका फर्श था, वो एक उसको उकाब के जो घोंसला था उसकी तरह नज़र आता था, क्योंकि ये चट्टान के अंदर बने हुए थे, ये घर चट्टान के ऊपर बने हुए थे, तो एक उकाब के घोंसले की तरह ये घर नज़र आता था। पहली दफ़ा उसे अपना घर बहुत ही काबिले रहम, काबिले तर्स और बहुत तबाहशुदा नज़र आया, क्योंकि उसका बेटा एक बहुत बड़ा इंसान बन चुका था, उसकी अपनी गाड़ी थी, मॉस्को में उसका इतना बड़ा घर था, तो उसके मुकाबले में ये छोटा सा घर उसको आज नवासाड को अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके बेटे के शायान शान अब ये घर नहीं रहा। और फिर उसने अपने आप को, जब उसने देखा कि ये घर, लेकिन अर्शक, उसने अपने आप को ये कह के तसल्ली दी कि अर्शक भी तो इसी घर में बड़ा हुआ था, तो वो कभी भी इस घर को देख के शर्मिंदा नहीं होगा। उसने ये कह के अपने आप को तसल्ली दी। और फिर अभी वो यही सोच रहा था कि पड़ोसन जो है वो अपनी दीवार से झांकी और उसने कहा कि तुम्हें बहुत मुबारक हो, तुम्हारा बेटा अर्शक वापस आ गया है।
और नवासाड इस पे बहुत खुश हुआ, उसने थैंक यू कहा। और फिर नवासाड ने पूछा कि क्या वो यहाँ था, अर्शिक यहाँ आया था घर? तो वो उस औरत ने उसे बताया कि नहीं, मैं सुइयां लेने साथ वाली दुकान पे गई थी, तो मैंने उसको एक फार्म ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ देखा था। वो तो बहुत ही उम्दा नौजवान है, वो तो कभी लगता ही नहीं कि वो तुम्हारा बेटा है। और मैं तो उसको देखा तो मैं देखती ही रह गई, मैं तो अपनी आंखें नजरें ना हटा सकी। फिर बूढ़ा आदमी बहुत खुशी से कहता है, बहुत खुश हुआ कि उसके बेटे की इतनी तारीफ हो गई है। और फिर वो जल्दी जल्दी जोश से सहन को साफ करने लगता है। सबसे पहले उसने सारी गर्द झाड़ी, उसके बाद उसने पानी लाया, पानी छिड़का सहन में भी, अंदर कमरों में भी, और फिर उसने झाड़ू लगाया। उसने दरवाज़ा खोला, दरवाजे के साथ एक चारपाई पड़ी हुई थी, पुरानी चारपाई थी। और उसने सोचा कि अर्शक जब छोटा होता था तो वो उनके घर में ये एक ही चारपाई थी, तो खुद नवासाड फर्श पे सोता था, अर्शक को उस चारपाई पे सुलाता था। और आज वो खुद से ही बातें करता है और कहता है कि आज मेरा बेटा आएगा, घर आएगा, तो मैं उसको बताऊंगा कि ये वो तुम्हारी चारपाई है जिस पे तुम सोया करते थे, ये तुम्हारा प्याला है जिसमें तुम चीजें खाया करते थे, और ये तुम्हारा लकड़ी का चम्मच है। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं उसके लिए, नवासाड कहता है कि मैं उसके लिए वो प्याला और चम्मच ले आया था, लेकिन अर्शिक इस बात पे बहुत खफा हुआ कि उस प्याले और उस चम्मच के ऊपर कोई डिज़ाइन नहीं बना हुआ। और फिर नवासाड इसको आर्टिस्ट के पास ले गया और उस पर पेंटिंग करवा के लाया अर्शिक की खुशी की खातिर। अब वो खुद ही खुद से बातें कर रहा था, फिर साथ साथ वो सफाइयाँ कर रहा था। उसने छोटी छोटी लकड़ियाँ भी, जलाने के काबिल जो लकड़ियाँ थी वो भी इकट्ठी करके एक तरफ बाहर सहन में जहाँ पे आग जलाने की जगह थी वहाँ पे उसने ढेर लगा दिया। फिर फौरन ही जोश में उसने चाकू निकाला ताकि दुम्बे को अभी इसे काट दे, अर्शक के आने से पहले पहले दुम्बा तैयार हो जाए। लेकिन फिर लास्ट मोमेंट में, आखिरी लम्हे, उसने सोचा कि क्यों ना अर्शक आ जाए जब घर के अंदर, तो फिर उसके सामने इस दुम्बे को काटा जाए और फिर इसकी गोश्त से शाशलिक बनाई जाएगी। उसके लिए उसने स्क्यूअर्स को भी, जो सीखें थीं, उनको भी साफ करके रखा। फिर जब वो, अब उसने देखा कि अंधेरा छा गया है, और फिर उसको फिर पड़ोसन जो है उसने बताया कि तुम्हारा बेटा अर्शक जो है वो साथ जो चेयरमैन का घर है वहाँ चला गया है, वो वहाँ बैठा हुआ है, चेयरमैन के साथ बैठा हुआ है। पहले तो ये बात उसको नागवार गुजरी नवासाड को कि मेरा बेटा है, पहले घर आने की बजाय वो चेयरमैन के घर क्यों चला गया। फिर वो दोबारा खुद को ये कह के तसल्ली देता है कि मेरा बेटा अब एक बहुत बड़ा आदमी बन गया है, जाहिर है वो चेयरमैन के लेवल का है। और शायद आते हुए उसने सोचा होगा कि यहाँ उतर के चेयरमैन से मुलाकात करके गाँव के हालात का पता किया जाए कि गाँव के हालात कैसे चल रहे हैं। लेकिन फिर उसने ये भी सोचा कि आखिर अर्शक को इतनी क्या जल्दी थी कि आते ही बाप से मिलने की बजाय वो चेयरमैन के घर बैठ गया, और इतनी देर हो गई है अभी तक वो वापस नहीं आया। फिर वो खुद ही सोचता है, कहता है अब मैं अर्शक को अपनी नज़रों से दूर नहीं करूंगा, जब तक वो गांव में होगा वो मेरी नज़रों के सामने रहेगा, और हम जितना अरसा हम एक दूसरे से दूर रहे हैं, हमने एक दूसरे से दूर जुदाई काटी है, मैं उसका अजाला करूंगा, उसके साथ बैठ के बातें करूंगा, उसको अपनी नज़रों से दूर नहीं करूंगा। लेकिन सूरज गरूब हो रहा था और अर्शक घर ना आया। अब इस बंदे की परेशानी, नवासाड की परेशानी बढ़ती गई, और फिर एक ऐसा लम्हा आया कि वो उठा कि वो चेयरमैन के घर जाए और पता करे कि वहाँ पे उसका बेटा क्या कर रहा है। लेकिन फिर उसको अचानक उसको ख्याल आया कि मुझे घर में ही उसका इंतज़ार करना चाहिए। फिर उसने पड़ोसन के पोते को आवाज़ दी और उसको कहा कि जाके वो पता करे कि वो चेयरमैन के घर क्या कर रहा है। उसका पोता उसी वक्त वापस आ गया और कहा कि अर्शक और चेयरमैन चाय पी रहे हैं। तो नवासाड ने कहा कि क्या तुमने उसे बताया है कि उसका बाप घर में है और उसका इंतज़ार कर रहा है? तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ, मैंने उसे बताया था। तो नवासाड ने जल्दी से पूछा, तो फिर अर्शक ने क्या कहा? तो उसने कहा कि अर्शक ने कहा ऑल राइट, ठीक है, बस इतना ही उसने कहा। अब
नवासाड ने सोचा कि कोई बात नहीं, शायद बहुत अहम किसी मसले पे चेयरमैन से बात कर रहा है, इसलिए उसको देर हो गई है, मुझे जब तक आग जला देनी चाहिए। फिर उसने लकड़ियों की आग, बहुत अच्छी सी आग जलाई, और फिर सीखों को भी उसने साफ किया। फिर घर के अंदर गया, लैंप जो चिराग था उसके ऊपर से भी गर्द साफ की, और फिर टेबल पे बैठ के वेट करने लगा अपने बेटे का। लेकिन वक्त गुजरता गया, वक्त था कि गुजर ही नहीं रहा था, लेकिन अंधेरा छाता गया। गलियों में जो आवाज़ें थीं वो कम होती गईं, और सिर्फ दूर दराज से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। अरशक घर नहीं आया, आग भी बुझ गई, वहां पे सिर्फ राख बाकी बच गई। बूढ़ा आदमी हमतन गोश अंधेरे में दूर तक आंखें फाड़ फाड़ कर दूर तक देख रहा था। ही वॉज ऑल ईयर्स, वो बहुत हमतन गोश था कि कहीं से उसके कदमों की चाप सुनाई दे, और आंखें खोल खोल के अंधेरे में दूर तक देख रहा था कि कहीं उसके आने का पता चले। और ऐसे लग रहा था कि अब उसकी आंखें फट जाएंगी। आंखें इतनी, वो चूंकि आंखों पे भी प्रेशर डाल रहा था, कानों पे प्रेशर डाल रहा था, ताकि कहीं से उसको आवाज़ आए, कहीं से उसको नज़र आए उसका बेटा। तो ऐसे लग रहा था जैसे अब उसकी आंखें फट जाएंगी। उसका सर भी भारी होने लगा। वो उठा, और वो उठा, लेकिन उसके पाँव ने उसका साथ ना दिया, पाँव अपनी जगह से बिल्कुल ना खिसके। और फिर उसने कहा कि वाई शुड आई गो बेगिंग टू हिम, मुझे उससे भीख मांगने क्यों जाना चाहिए, मैं उससे बड़ा हूं, उसे मेरी तरफ आना चाहिए। और फिर उसने अपने आप को ये तसल्ली दी, उसने कहा कि अरशक एक बहुत अहम आदमी है, हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहे हो। फिर भी वो इंतज़ार करता रहा। अब उसकी आंखों की रोशनी भी अब कम होने लगी, इतनी देर से आंखें फाड़ फाड़ के देखने से उसकी आंखों की रोशनी भी अब डिम हो गई, वो भी कम पड़ने लगी। और फिर अचानक स्लम्बर, जाहिर है आधी रात गुजर गई, और अचानक नींद ने उसको अपनी आगोश में ले लिया, और उसी टेबल पे वो सर रख के कहीं सो गया। उसे नहीं पता कि वो कितनी देर सोया, लेकिन वो पड़ोसन की आवाज़ से दोबारा अगली सुबह जागा तो उसने देखा कि सूरज की किरणें तो खिड़की के अंदर से आ रही हैं, खिड़की के अंदर आ रही हैं, झांक रही हैं। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली, और वो हैरान हो गया कि ये तो सुबह हो चुकी है। उसकी पड़ोसन उसे आवाज़ दे रही थी, नवासाड, नवासाड। ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस, वो घर से बाहर निकला तो उसकी पड़ोसन उसको दीवार के ऊपर से झांक रही थी, और उसने कहा कि तुम आज रात इतनी देर से सोए हो। और फिर उसने कहा कि क्या, फिर नवासाड ने पूछा कि क्या अरशक अपने घर आ रहा है, अपने रास्ते पे है, घर के रास्ते पे। तो उसने कहा नहीं, वो तो तुम्हारा अरशक तो जा रहा है यहाँ से, लुक एट द रोड, सड़क पे देखो जाके। नवासाड को उस टाइम ऐसा लगा कि जैसे पूरा घर की छत उसके सर पे आ गिरी है। वो पहले अपने टेरेस की तरफ गया अपने बेटे को देखने, फिर एकदम से छत पे चढ़ गया। उसने देखा कि अरशक की कार बहुत स्पीड से, तेज रफ्तारी से सड़क पर चल रही थी, और सूरज की रोशनी में बहुत चमकती दिखाई दे रही थी, और जैसे जैसे नज़रों से दूर होती गई तो उसका इमेज, उसकी तस्वीर छोटी से छोटी नज़र आने लगी। नवासाड बहुत ही मायूस हो गया। आज वो बहुत, उसका दिल अंदर से टूट चुका था। उसकी सारी उम्मीदें खाक में मिल गई थीं। जिस अरशक को उसने पाल पोस के बड़ा किया, अपनी सारी खुशियों, अपने आराम को कुर्बान किया, उसकी खुशियों की खातिर, उसकी पढ़ाई की खातिर, उसके रोशन मुस्तकबिल की खातिर, आज वो अरशक एक बड़ा आदमी बन चुका, अमीर आदमी बन गया। लेकिन इस बूढ़े आदमी की तकलीफ़ें, इसकी जो सफरिंग्स हैं, इसकी जो मुश्किलात हैं, वो ख़त्म नहीं हुई। वो तो आज भी वही गरीब इंसान है। अरशक आया तो उसने ये भी गवारा ना किया कि वो अपने बाप, यानी बाप जैसा चचा जो है, वो बाप तो ना था, लेकिन बाप से बढ़ के उसने अरशक से प्यार किया था। अपने कंधों पे उठा उठा के कई मील दूर वो चला करता था। लेकिन आज अरशक ने उसकी तमाम उम्मीदें खाक में मिला दी। आज जब वो दोबारा अपने बागीचे की तरफ चला तो उसकी चाल जो थी, उसके कदम जो थे, वो लड़खड़ा रहे थे। उसकी नज़रें ज़मीन की तरफ थीं, वो नज़रें उठा के नहीं देख सकता था। उससे पहले वो गांव के लोगों को, कल तक तो वो गांव के लोगों को फेस कर रहा था, फ़ख्र से बता रहा था कि मेरा बेटा गांव आ गया है वापस। आज 10 सालों के बाद वो अपने बेटे को देखने जा रहा था, लेकिन आज उसकी नज़रें ज़मीन में, ऐसे लग रहा था कि ज़मीन में धंसती जा रही हैं। उसकी आंखें धंस रही थीं, और उसकी कमर पहले से कहीं ज़्यादा आज झुक गई थी।
जबकि अगले दिन जब उसने अपने बेटे की आने की खबर एक बंदे से सुनी तो उस बंदे की तरफ वो ऐसे भाग के गया कि इस उम्र के बंदे से ये चीज़ उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इतनी चुस्ती से, इतनी तेज़ी से भाग के जाएगा। लेकिन उसके बेटे के आने की खबर ने और कुछ उम्मीदों ने उसको जवान कर दिया था। लेकिन आज जब अर्शक उससे बगैर मिले वापस चला गया, गांव के चेयरमैन, चूंकि अब बड़ा आदमी बन गया था, तो वो चेयरमैन के साथ मुलाकात करके अपने बूढ़े और गरीब बाप को, बाप जैसे चचा को, वो उसने देखना भी गवारा ना किया और वो वापस चला गया। आज उसकी कमर अर्शक ने तोड़ दी थी और नवासार्ड को ऐसे लगा आज उसकी कमर पहले से भी कहीं ज्यादा झुकी हुई है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बागीचे की तरफ काम पे जा रहा है, अपनी मुश्किलात की तरफ, अपनी मुश्किल जिंदगी की तरफ वापस जा रहा है, जबकि सफ़ेद कलर का दुम्बा उसके पीछे उछलता कूदता जा रहा था। ये स्टोरी है अर्शक की और नवासार्ड की। नवासार्ड अर्शक का चचा है जिसने अर्शक को अपने बच्चों से भी ज्यादा, चूंकि उसकी अपनी औलाद नहीं थी, तो अर्शक को बहुत लाड प्यार से उसने बड़ा किया कि अर्शक के वालिदैन भी फौत हो चुके थे। नवासार्ड का दुनिया में कोई नहीं था सिवाय अर्शक के, और वो अर्शक को ही अपनी कुल कायनात समझता था। अर्शक की खातिर अपने घर की खुशियां, आराम, सब कुछ उसने कुर्बान किया। अपने घर की बहुत अहम चीज़ें बेच के उसकी पढ़ाई का खर्चा पूरा किया ताकि वो एक बड़ा आदमी बन सके, उसका बहुत रोशन मुस्तकबिल हो। लेकिन जब अर्शक बड़ा आदमी बन गया तो उसने आके उसने नवासार्ड को देखना भी गवारा न किया, बल्कि अपने स्टैंडर्ड के लोग जैसे कि चेयरमैन के घर बैठा इंपॉर्टेंट मीटिंग की और रात भी उसी के घर गुजार के अगली सुबह वो वापस चला गया। जबकि चेयरमैन और नवासार्ड का घर बिल्कुल जुड़ा हुआ था, नेक्स्ट डोर नेबर में थे। अपने सहन से खड़ा होके वो चेयरमैन की डबल स्टोरी बिल्डिंग को देख सकता था नवासार्ड। लेकिन आज नवासार्ड बहुत मायूस इंसान है, पहले से ज़्यादा बूढ़ा हो चुका, पहले से ज़्यादा उसकी कमर झुक गई, क्योंकि उसकी औलाद ने, जो उसकी कुल कायनात थी, उसने उसको मायूस कर दिया था। Coming to the introduction and summary of this chapter, in this chapter the writer teaches us the value of relationships and tells us that parents always treat us with patience and understanding. इस चैप्टर में राइटर हमें बताता है कि रिश्तों की क्या अहमियत होती है, और ये बताता है कि वालिदैन हमेशा बहुत सब्र से अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं। समटाइम्स बच्चे ज़िद करते हैं, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए पेरेंट्स को बहुत सी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। वो कैसे डील करते हैं अपने बच्चों के साथ? बहुत सब्र से और अंडरस्टैंडिंग से। दे गिव अस प्रॉपर टाइम एंड एन्जॉय इन आवर कंपनी। वो हमें पूरा मुनासिब वक्त देते हैं और हमारी कंपनी में एन्जॉय करते हैं। वो बच्चों के साथ बैठना पसंद करते हैं, बच्चों से बातें करना पसंद करते हैं। दे मेक श्योर वी हैव द बेस्ट। वो इस बात की यकीन दहानी रखते हैं कि हमें बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ हमें मिले, एंड समटाइम्स दे गो बियॉन्ड देयर लिमिट्स टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और बाज़ औक़ात तो अपनी जो हैसियत है उससे बढ़ के, अपने बच्चों की तालीम के लिए अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करते हैं। उनके लिए, इस चीज़ के लिए उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ये पेरेंट्स ही जानते हैं। दे प्रोवाइड अनकंडीशनल लव टू देयर चिल्ड्रन। अपने बच्चों को वो गैर मशरूत, यानी वो ऐसी मोहब्बत देते हैं जिसका कोई अनकंडीशनल लव है, यानी इसका कोई रिटर्न नहीं है। बट व्हेन द सेम पेरेंट्स ग्रो ओल्ड, जब वही वालिदैन बड़े बूढ़े हो जाते हैं, दे डेफिनेटली नीड आवर केयर, लव एंड कंपनी। फिर उनको यकीनन हमारी केयर की ज़रूरत है, हमारे प्यार की ज़रूरत है, हमारी कंपनी की ज़रूरत है। इट इज़ नेचुरल दैट दे डू हैव सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस। और ये फितरी बात है कि जाहिर है उनको भी हमसे कुछ उम्मीदें होती हैं। आफ्टर ऑल sacrifices, if parents do not get such respect, love and care from their children, इन तमाम कुर्बानियों के बाद अगर वालिदैन अपने बच्चों से वो इज़्ज़त, मोहब्बत और केयर उनको ना मिले बच्चों की तरफ से, दे सफ़र विद मेंटल एगनी, तो ये उनको जहनी अजियत का शिकार कर देता है।
सिमिलरली इन दिस चैप्टर नेवासार्ड इज एन ओल्ड मैन। इसी तरह इस सबक में नेवासार्ड एक बूढ़ा आदमी है हु डज नॉट हैव हिज ओन चिल्ड्रन, जिसके अपने बच्चे नहीं हैं, एंड ही हैज ब्रॉट अप हिज ब्रदर सन अर्शक। उसने अपने बेटे भाई के बेटे को पाल पोस के बड़ा किया जिसका नाम अर्शक था। व्हेन हिज पेरेंट्स डाइड ऑफ हंगर इन द वर्ल्ड वॉर टू, क्योंकि उसके वालदैन जो थे वर्ल्ड वॉर टू में भूख से मर गए थे। He remembers how he loved him like his own child. वो याद करता है कि कैसे उसने अर्शक को अपने बेटे की तरह प्यार किया। And used to carry him up the steep path on his back. अपनी कमर पे उठा के वो उसको ऊंची नीचे रास्तों पर ले जाया करता था। Wiped his nose with the hem of his jacket. अपनी जैकेट के किनारों से उसकी नाक साफ करता था। He would cup his hands and Arshak would drink water from his favorite spring. वो अपने हाथों का प्याला बनाया करता था और अर्शक जो था अपने पसंदीदा चश्मे से पानी पिया करता था। Once अर्शक broke his leg after falling from the tree. चेरी ट्री से अर्शक गिरा था और उसकी टांग टूट गई। नेवासार्ड कैरिड हिम द मेनी माइल्स टू द डॉक्टर इन द डिस्टेंट सेटलमेंट। और नेवासार्ड जो था वो कई मीलों तक उसको उठाकर चलता रहा डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। ही वुड स्लीप ऑन द फ्लोर बट मेड कंफर्टेबल बेड फॉर अर्शक। खुद वो फर्श पे सोता था जबकि अर्शक के लिए उसने आरामदेह बिस्तर बना रखा था। ही फुलफिल्ड ऑल हिज डिजायर्स टू कीप हिम हैप्पी एंड कंफर्टेबल। उसने अर्शक को खुश रखने के लिए, उसको आराम पहुंचाने के लिए उसकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा किया। Then he sold all his necessary things to outfit अर्शक। अर्शक के लिबास खरीदने के लिए, अर्शक को अच्छा लिबास पहनाने के लिए उसने घर की तमाम ज़रूरी चीज़ें बेच डाली थी। फॉर द सिटी लाइफ व्हेन ही वेंट फॉर स्टडी, जब वो शहर में पढ़ने के लिए गया तो नेवासार्ड ने अपने घर की तमाम अहम चीज़ें बेच डाली ताकि इस शहर के अखराजात पूरे हो सकें। देन ड्यू टू नेवासार्ड्स हार्ड वर्क एंड सेक्रीफाइसेस, इसी तरह नेवासार्ड के मेहनत और उसकी कुर्बानियों की वजह से अर्शक रोज़ टू द हाई पोजीशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में उसको एक अच्छा मुकाम हासिल हो गया। वंस नेवासार्ड वाइल वर्किंग इन द फील्ड, एक दिन नेवासार्ड जब अपने खेत में काम कर रहा था, इज टोल्ड, उसको बताया गया दैट अर्शक हैज कम टू विलेज, कि अर्शक घर आ गया है। ही रीचेज हिज हाउस बट टू हिज सरप्राइज अर्शक इज नॉट देयर। वो अपने घर पहुंचता है लेकिन वो ये देख के हैरान हो जाता है कि अर्शक तो घर में नहीं है। द नेबरिंग वमन टेल्स हिम दैट हिज सन हैज गॉन ओवर टू चेयरमैन्स हाउस। पड़ोसन उसको बताती है कि उसका बेटा जो है वो साथ में चेयरमैन के घर चला गया है। इट सरप्राइजेज हिम बट ही कंसोल्स हिमसेल्फ बाय सेइंग दैट, पहले तो ये बात सुन के हैरान होता है लेकिन फिर ये कहकर अपने आप को तसल्ली देता है दैट अर्शक इज नाउ एन इम्पोर्टेंट मैन, कि अर्शक अब बहुत अहम आदमी बन गया है। And has to drop by to ask the chairman about how the things are in the village. और डेफिनेटली उसने रास्ते में कैजुअली यानी अनएक्सपेक्टेडली वो रुक गया चेयरमैन के घर, ज़रा पूछ ले चेयरमैन से कि गांव के हालात कैसे जा रहे हैं, क्योंकि अब भी वो भी एक बड़ी पोजीशन पे और चेयरमैन के साथ वो फेस टू फेस बात कर सकता है। In the meanwhile, इसी दौरान he makes all the arrangements like cleaning the house, feeding the lamb which is going to be slaughtered for अर्शक's meal. वो घर साफ करता है, उस दुम्बे को फौरन उसके आगे घास डाल देता है जिसको वो अर्शक के खाने के लिए ज़िबा करेगा। Arranges the fruit in the basket, में वो सारा फल रखता है। Borrows table cloth and covers the table. वो पड़ोसन से मेज़ का कपड़ा मांगता है और अपनी मेज़ को कवर करता है। Covers the couch and puts the pillow on it. काउच के ऊपर कपड़ा डालता है और फिर उसके ऊपर तकिया भी रख देता है। He decides not to let him out of his sight. वो ये फैसला करता है कि अर्शक को अब अपनी नज़रों से ओझल नहीं करेगा and will make up for the lost time. और जितना अरसा वो एक दूसरे से दूर रहे हैं वो इस अरसे की जो कमी है उसको पूरा करेगा, उसके साथ बैठकर उससे बातें करके। द सन सेट्स, लेकिन सूरज गरूब हो जाता है, बट अर्शक डज नॉट कम होम, लेकिन अर्शक घर नहीं आता। नेवासार्ड सिट्स डाउन एट द टेबल टू वेट, जबकि नेवासार्ड जो है वो मेज़ पर बैठ जाता है और इंतज़ार करता है। ही इज़ ऑल ईयर्स एज ही पियर्स इन टू द डार्कनेस, अंधेरे में दूर दूर तक जैसे ही वो देख रहा है तो वो हमतन गोश है कि उसको कहीं से अर्शक के कदमों की आवाज़ आए। हिज आइज बिकम स्ट्रेन्ड, उसकी आंखें जो है वो दुख जाती हैं, चूँकि वो विद वाइड ओपन
आइज वो अपने बेटे को देख रहा होता, अंधेरे में दूर दूर तक कि कहीं से उसका आता हुआ जो इमेज है वो नजर आए। एंड हिज हेड इज हैवी, अब उसका सर भी बहुत भारी हो चुका है। ही फॉल्स asleep एट द टेबल, आधी रात हो चुकी है और वो उसी मेज पे सर रख के सो गया। ही इज अवेकेंड बाय द नेबर वमन्स वॉइस, फिर उसी पड़ोसन की आवाज आती है तो वो जाग जाता है। हु टेल्स हर दैट अर्शिक इज लीविंग विलेज इन हिज कार, कि अर्शिक तो अपनी कार में वापस जा रहा है गांव से। Navasard feels as if the roof has come down on his head. Navasard, ये उस वक्त उसे महसूस होता है कि जैसे पूरा छत उसके सर पे आ गिरा है। He climbs the roof and sees Arshik's car speeding along the road. वो जल्दी से छत पे चढ़ता है और देखता है कि अर्शिक की कार तेजी से सड़क पे जा रही है। Navasard, who felt younger at the news of अर्शिक्स अराइवल, नवासार्ड जिसने अर्शिक के पहुंचने की खबर सुनकर वो सीधा वो भागता हुआ एक नौजवान आदमी की तरह भागता हुआ वो गांव की तरफ जा रहा था। नाउ फील्स इज बैक मोर स्टूप, लेकिन अब जब उसका बेटा उससे बगैर मिले वापस चला गया, अब उसे ऐसे महसूस हो रहा है कि उसकी कमर जो है वो और ज्यादा पहले से ज्यादा झुक गई है, वो पहले से ज्यादा बूढ़ा हो गया है। एंड हिज आईज सीम टू सिंक इन द ग्राउंड, और उसकी आंखें जमीन में धंसती हुई नजर आती हैं। द सेइंग हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड बेस्ट सूट्स दिस सिचुएशन। शेक्सपियर ने अपनी एक ट्रेजेडी किंग लियर में ये वर्ड अपनी बड़ी बेटी गॉनरेल के लिए ये वर्ड्स कहे थे, जिसने अपने बाप के साथ बदसलूकी की थी, जबकि बाप ने अपनी पूरी सल्तनत का 1/3 हिस्सा अपनी बड़ी बेटी और दामाद के नाम कर दिया था और तमाम रियासत के इख्तियारात भी गॉनरेल को दे दिए थे और उसके शौहर के हवाले कर दिए थे। फिर भी जब वो गॉनरेल के पास बाप रहने गया तो गॉनरेल ने अपने सर्वेंट्स को भी मना कर दिया कि ये बूढ़ा आदमी है, इसकी बात ज़्यादा नहीं सुननी, और ख़ुद भी अपने बाप से बदसलूकी की, अपने बाप की बात नहीं सुनती थी, उसकी बात को सुनी अनसुनी कर देती थी। और इस बदसलूकी पे किंग लियर ने कहा था हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ, कि कितना एक जो सांप का जो जहर है, एक नाग का जो जहर डसना है उससे भी ज़्यादा तेज़ होता है, उससे भी ज़्यादा पेनफुल होता है। यानी जब आपका नाशुक्रा बच्चा हो, आपका बच्चा जो है वो अनग्रेटफुल हो, नाशुक्रा हो, तो वो ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है कि जब आपको उस चीज़ से ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है। नाग का जो डसना है ये किसी सांप के डसने से भी ज़्यादा तकलीफ़ दे बात है अगर आपका बच्चा जो है वो नाशुक्र है और आपके साथ बदसलूकी करता है। इट बेस्ट सूट्स दिस सिचुएशन, ये इस तमाम सिचुएशन पे बिल्कुल फिट आती है। नाउ कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर द वाइट लैम्प। नाउ सी द ओल्ड गार्डनर नेवर went down to the spring that welled up under the nut tree to wash and to rest। एक बूढ़ा बागबान जो है जिसका नाम नेवासार्ड है, वो एक चश्मे की तरफ जाता है जो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है नट ट्री के नीचे, अपने मुंह हाथ धोने के लिए और कुछ आराम करने के लिए। No sooner had he bent down to let the cool water splash on his sunburned face than he heard the team leader calling him, "Hey Navasard, hurry, your son Arshik is back." अभी वो अपने जो सूरज से जो जला हुआ फेस है उस पे अभी उसने ठंडा पानी चश्मे का डाला ही था कि अचानक उसे एक बंदे की आवाज़ आई, जिसने टीम लीडर था वो उनका, जिसने उसे कहा नेवासार्ड जल्दी करो, तुम्हारा बेटा वापस आ गया है। व्हाट, द ओल्ड मैन सेड एक्साइटेडली एंड देन स्ट्रेटनड अप विद डिफिकल्टी। पहले उसने कहा बहुत खुशी से, जोश से, उसने कहा क्या, और फिर वो मुश्किल से थोड़ा उसने अपनी कमर सीधी की। ही रश back up to where the man was standing with an agility surprising for his years। अब वो इस तरह से भागा एक नौजवान आदमी की तरह, एजिलिटी बहुत चुस्ती से भागा। और ये हैरान कुन बात थी कि इस एज में बंदा इतनी चुस्ती से इतनी तेजी से भी भाग सकता है। What did you say? When did he come? Where is he? आपने क्या कहा? वो कब आया है? वो कहाँ है? He is in the village. I saw him myself. He is driving a blue sedan.
वो एक नीले रंग की मोटर कार पे आया है, राइडिंग थ्रू द विलेज, और उसको गांव में चलते हुए उसकी सफर करते हुए देखा गया है। लकी यू नेवासार्ड, गॉड हैज ब्लेस्ड यू विद अ फाइन सन। तुम कितने खुशकिस्मत हो नेवासार्ड कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत ही उम्दा बेटे से नवाजा है। The sun began to shine 10 times as brightly as before. आज तो नेवासार्ड के लिए सूरज 10 गुना ज्यादा चमक रहा था, पहले से भी 10 गुना ज्यादा उसकी रोशनी चमक रही थी। नेवासार्ड फेल्ट ही वाज वॉकिंग ऑन एयर, और वो ऐसे लग रहा था जैसे नेवासार्ड हवा में उड़ रहा है। हिज हार्ट पाउंडेड विद एक्साइटमेंट, उसका दिल जो था वो धड़कने, बहुत खुशी से जोश से धड़कने लगा। Nevasaad seemed to be pondering over something as he looked in the direction of the village. Nevasaad जब गांव की तरफ उसने देखा जहां उसका बेटा आज पहुंच आया है, जब उसने उस गांव की तरफ देखा तो वो कुछ सोचने लगा। But then turned sharply and ran towards the spot in the orchard instead. लेकिन गांव की तरफ रुख करने की बजाय दोबारा बाग की तरफ भागा। He had not seen Arshik for 10 years. 10 साल से उसने अर्शिक को नहीं देखा था। Each year he would look at the road hopefully and wait. हर साल वो उस सड़क की तरफ उम्मीद से देखता और इंतजार करता। He had waited patiently. उसने बहुत सब्र से इंतजार किया था। And now at long last he would see him. आज आखिरकार वो उसको देखेगा। अर्शिक had come at a good time. अर्शिक बहुत अच्छे वक्त पे घर आया है। Fruit and orchards had ripened, क्योंकि बाग में फल पक चुके हैं। And he was still hale and hearty. और वो अब बहुत ही खुश, he was still hale and hearty, वो बहुत ही सेहतमंद है। नेवासार्ड यानी वो खुद आज इतना सेहतमंद है कि वो अपने बेटे को अपनी आंखों से देखेगा, उसको गले लगाएगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा। वो भी इतना सेहतमंद है नेवासार्ड कि वो अपने बेटे के साथ अच्छा टाइम गुजारेगा। नेवासार्ड हैड नो लिविंग रिलेटिव्स लेफ्ट इन द विलेज। अब हमें नेवासार्ड की लाइफ के बारे में बताया गया कि नेवासार्ड जो था, नेवासार्ड का कोई गाँव में रिश्तेदार नहीं था, उसकी ज़िंदगी खुशहाल नहीं थी। ही हैड नेवर हैड एनी चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन, उसके अपने बच्चे नहीं थे। एंड हिज वाइफ हैड डाइड मैनी ईयर्स बिफोर, और उसकी बीवी बहुत साल पहले मर चुकी थी। हिज ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हैड डाइड ऑफ हंगर ड्यूरिंग द वॉर, और जंग के दौरान उसका भाई और उसकी भाभी फौत हो चुके थे। लीविंग एन ओनली सन अर्शक, और उन्होंने एक ही बेटा उनका था जिसका नाम अर्शक था। Then he recalled that the largest of the watermelons had ripened under the huge mulberry tree by the river bank. दरिया के किनारे उसे याद आया कि तरबूज भी पक चुके हैं। He cut its stem, wiped the silvery dust from the melon with the hem of his long jacket and admired its shiny stripes. उसने एक बहुत बड़ा वाटरमेलन उतारा, तरबूज उतारा, उसके ऊपर से गर्द साफ, मिट्टी साफ की और कहा कि इसके कितने खूबसूरत इसके ऊपर धारियां हैं। माई अर्शिक लव्स वाटरमेलन, मेरा अर्शिक जो है वो तरबूज बहुत पसंद करता है। ही मम्बल्ड, वो उसने मुंह में बड़बड़ाया कि अर्शिक को तो तरबूज बहुत पसंद है। ही गॉट डाउन ऑन हिज नीज, पुट हिज आर्म्स अराउंड द मेलन एंड स्क्वीज्ड हार्ड विद हिज ईयर टू द रिंड। वो बैठता है, तरबूज को जोर से अपने बाजुओं में दबाता है और अपना कान तरबूज के साथ लगा देता है, उसके अंदर उसके छिलके के साथ लगाता है, अंदर कुछ महसूस करने के लिए कि वो तरबूज कैसा है। He nodded approvingly at the sound, और अंदर से तरबूज की जो आवाज आई तो उसने अपना सर हिलाया कि ये ठीक है। He then went over to the fig tree, फिर वो अंजीर के दरख्त की तरफ गया। Climbed it with difficulty, बहुत मुश्किल से इसके ऊपर चढ़ा। And began picking the honey sweet fruit, और फिर बहुत ही मीठा शहद जैसे मीठा फल उतारने लगा। That had been pecked at here and there by the birds, जिसको परिंदों ने चोंचें मारी हुई थी, परिंदों की चोंचों से थोड़ा सा उसमें सुराख हुए हुए थे। He chose the figs, उसने फिर अच्छे अच्छे इंजीर उठाए। And packed them gently into a bright woven basket, और फिर बहुत ही खूबसूरती से बुनी हुई जो टोकरी थी खूबसूरत चमकती हुई उसमें डाल दिए। Then Nevasaad set out along the bank to where a 6-month-old white lamb was grazing. फिर वो ऐसे किनारे की तरफ गया नेवासाड, जहाँ पे 6 माह का एक छोटा सा दुम्बा जो था वो घास खा रहा था। He was saving the lamb for a special occasion. उसने ये दुम्बा एक खास मौके के लिए संभाल के रखा हुआ था। अर्शिक हैज़ कम होम, अर्शिक घर आ चुका है। I have finally lived to see the day. मैं इसी दिन को देखने के लिए तो जिंदा हूँ। नेवासाड said to himself, and उसने नेवासाड ने अपने आप से कहा, एंड अनटेडर्ड द लैम्प, और उसको
जो दुम्बा था उसकी रस्सी खोल दी। इट ब्लीटेड लाउडली, दुम्बे ने ऊंची ऊंची आवाजें निकाली। बेंग ऑफ द शीप इज कॉल्ड ब्लीटिंग साउंड, जिस तरह से वो बेंग करती है शीप, उसने बोलना शुरू कर दिया। लेट्स गो फेलो, नेवासार्ड सेड, कम ऑन, अर्शक इज होम। उसने कहा कि चलो मेरे साथी, घर चलो, क्योंकि अर्शक घर आ गया है। ही क्लाइंब द स्टीप पाथ टू द विलेज, उसने गांव का जो बहुत ही अमूदी सा रास्ता था, बहुत ढलवान थी, उसने वो चढ़ा, उस रास्ते पे चढ़ा। द हैवी बास्केट प्रेस्ड ऑन हिज शोल्डर्स, क्योंकि उसने एक भारी टोकरी भी अपने कंधों पे उठा रखी थी जो ज़्यादा भारी लग रही थी क्योंकि वो चढ़ाई चढ़ रहा था। वाइल द मीक एंड जेंटल लैम्ब ईदर रैन ऑन अहेड और फेल बिहाइंड हिम, जबकि ये आजिज सा, बहुत ही शरीफ सा जो दुम्बा था, वो कभी उसके आगे भागता, कभी पीछे पीछे चलता। Where are you going so early in the day? The people he met on the way asked. रास्ते में नेवासार्ड को जो लोग मिले तो उन्होंने कहा कि आज तो तुम जल्दी घर जा रहे हो, इसकी क्या वजह है? अर्शक हैज़ कम होम फॉर अ विजिट, द ओल्ड मैन वुड रिप्लाई प्राउडली, और उस बूढ़े आदमी ने फख्र से जवाब दिया कि अर्शक घर आ चुका है, घर आया है। On the way, each tree and bush, each stone and spring reminded him of Arshik's childhood. और रास्ते में जो दरख्त आया, कोई झाड़ी आई, कोई पत्थर आया या कोई चश्मा आया, उसने अर्शक के बचपन की याद दिलवाई। Many were the times that he carried the child up the steep path on his back. इन्हीं ढलवान रास्तों पे, इन्हीं चढ़ाइयों पे वो अर्शद को अपनी कमर पे उठा के चढ़ा करता था। He would sit down to rest on this stone, और ये जो एक पत्थर था उस पे अक्सर वो बैठ जाया करता था। नेवासार्ड वुड गिव अर्शक अ पियर, उस पे अर्शक को बिठाता था, उसको नाशपाती देता था खाने के लिए। एंड वुड वाइप हिज नोज विद द हेम ऑफ हिज लॉन्ग जैकेट, और अपनी लंबे जो कोट था या जैकेट थी उसके किनारे से अर्शक की नाक साफ किया करता था। देयर वॉज द स्प्रिंग विच अर्शक लाइक टू ड्रिंक फ्रॉम, एक चश्मा था जहाँ से अर्शक को पानी पीना बहुत पसंद था। नेवासार्ड वुड कप हिज हैंड्स एंड अर्शक वुड ड्रिंक फ्रॉम देम, नेवासार्ड अपने हाथों का कप प्याला बनाता था और अर्शक वहां चश्मे से पानी पीता था। Here was the small orchard, यहाँ पे एक छोटा बागीचा भी था। The trees still bore fruit abundantly, अब भी जहाँ पे दरख्त बहुत कसरत से फल उगाते थे। And stayed green far into the autumn, और फिर ऑटम तक, खज़ां के महीनों तक ये फल कायम रहते थे। When Arshak was 11, जब अर्शक 11 साल का था, he fell from that cherry tree and broke his leg. अर्शक जो था वो चेरी के दरख्त से गिर गया और उसकी टांग टूट गई। नेवासार्ड carried him the many miles to the doctor in the distant settlement, और नेवासार्ड कई मील दूर वाक़या डॉक्टर के पास उसको अपने कंधों पे उठा के ले गया था। Then Nevasarsard thought of all the things he had sold. यानी ये सब बातें याद करने की, उन पत्थरों को देखा, उन चश्मों को देखा, उन दरख्तों को देखा जहाँ से एक दफ़ा वो गिर गया था, जहाँ से उसे फल खाना पसंद थे, जिन चश्मों से पानी पीना पसंद था, और कैसे उन रास्तों पे वो उसको कंधों पे उठा के चला करता था। उसके बाद नेवासार्ड को याद आया, Then Nevasarsard thought of all the things he had sold to outfit Arshak for the city life. शहर की ज़िंदगी के लिए उसको ड्रेसेस खरीद के देने थे उसने, और उसके जो पढ़ाई थी उसका खर्चा पूरा करने के लिए नेवासार्ड को याद है कि उसने कैसे अपने घर की बहुत अहम चीज़ें बेच डाली थी। When he had sent the boy off to study, जब उसने पढ़ाई के लिए उसको भेजा। It had been a long stretch, ये एक बहुत लंबा सफ़र था। But अर्शक graduated from the university, फिर अर्शक ने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, and had then gone on to study in Moscow, और फिर मॉस्को आला तालीम के लिए चला गया। आला तालीम के बाद उसने जब आला तालीम हासिल की, देन ही हैड रिसन हाई इन द वर्ल्ड, फिर वो दुनिया में एक उसको ऊंचा मुकाम मिल गया। Nevasarsard would often tell his fellow villagers about the very important work Arshak was doing in the capital, about his grand car, and that he lived in the biggest house in Moscow. Nevasarsard अक्सर अपने साथियों को वहाँ गांव में बताया करता था कि उसका जो बेटा अर्शक है वो दारुल खिलाफे में काम करता है, उसके पास एक बहुत शानदार कार है और वो मॉस्को में एक बहुत बड़े घर में रहता था।
द ओल्ड मैन वॉज इन अ हरी टू रीच द विलेज। आज ये बूढ़ा आदमी गांव पहुंचने के लिए बहुत बेताब है, उसे बहुत जल्दी है। द मीक एंड टिमिड लैम फॉलोड ऑन हिज हील्स। और फिर वो जो दुम्बा है बेचारा, बहुत आजिज सा, वो भी उसको कभी भागते हुए उसका पीछा कर रहा है क्योंकि वो तेज तेज उसके साथ कदम मिलाना चाहता है। ही फाइनली रीच्ड हिज हाउस बट डिड नॉट सी अर्शिक्स कार आउटसाइड। वो आखिरकार घर पहुंचता है लेकिन उसने अर्शिक की गाड़ी तो घर के बाहर ना देखी। वाई डिडंट ही ड्राइव राइट अप, नेवासार्ड वंडर्ड। नेवासार्ड हैरान हुआ कि वो घर तक गाड़ी क्यों नहीं लेके आया। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द ग्रेवल्स टू शार्प हियर। उसने कहा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, यहाँ पे पत्थर बहुत नुकीले हैं। ही वॉज प्रोबेबली अफ्रेड ही वुड रूइन हिज टायर्स। वो शायद उसे ये डर होगा कि उसकी गाड़ी के टायर खराब हो जाएंगे। इट्स गुड ही डिडंट ड्राइव अप टू द हाउस। अच्छा किया उसने कि घर तक गाड़ी नहीं लेके आया। His one story flat roofed house with a terrace and an earthen floor was like an eagle's nest stuck onto the mountain slope, one among many others. उसका एक स्टोरी फ्लैट रूफ्ड घर था, बहुत सीधी छत वाला उसका घर था जिसका एक टेरेस था और मिट्टी का उसका फर्श था और ऐसे लगता था जैसे किसी उकाब का ये घोंसला हो। स्टक ऑन टू द माउंटेन स्लोप, क्योंकि ये पहाड़ी के जो ढलवान थी उसमें बना हुआ था, उसके साथ चिपका हुआ नजर आता था जैसे किसी उकाब का घोंसला हो। वन अमंग मैनी अदर्स, और इसी तरह के कुछ बहुत से दूसरे घर भी वहां मौजूद थे। नेवासार्ड एंटर्ड द यार्ड। नेवासार्ड जो था वो अपने सहन में दाखिल हुआ। सेट द बास्केट ऑन द ग्राउंड, फर्श पर उसने टोकरी रख ली। टॉस्ट एन आर्म फुल ऑफ ग्रास टू द लैम्ब, और जल्दी जल्दी घास अपने बाजुओं में घास भरी और उस दुम्बे के सामने डाल दी। एंड लुक्ड अबाउट, और इधर उधर देखा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ द हाउस लुक पिटीफुल एंड डिक्रेपिट टू हिम। जिंदगी में पहली दफा ये घर उसको काबिले रहम नजर आया और बहुत तबाहशुदा नजर आया, क्योंकि उसका बेटा बड़ा आदमी बन चुका था। क्या पता उसके बेटे के शायान शान ये घर था या नहीं था। वेल इट इज अर्शक्स हाउस टू। फिर वो खुद को तसल्ली देता है ये सोच के कि ये अर्शक का भी तो यही घर है। दिस इज वेयर ही ग्रू अप। इसी घर में तो वो बड़ा हुआ है। ही वोंट बी ashamed ऑफ हिज ओन हाउस। अपने ही घर को देख के तो वो शर्मिंदा नहीं होगा। He said to console himself and began clearing the yard. वो उसने अपने आप को ये कहकर तसल्ली दी और फिर वो उसने सहन को साफ करना शुरू कर दिया। Congratulations नेवासार्ड, अर्शक्स कम बैक। नेवासार्ड तुम्हें मुबारक हो, अर्शक घर आ गया है। इट वॉज द ओल्ड नेबर वमन लुकिंग ओवर द फेंस। एक बूढ़ी औरत थी जो ऊपर दीवार से के ऊपर से झांक के उसने नेवासार्ड को मुबारकबाद दी। नेवासार्ड फ्लश्ड विद जॉय, और खुशी से नेवासार्ड जो है वो उसका रंग सुर्ख हो गया। थैंक यू एंड मे योर वॉन्डर रिटर्न एज वेल। बहुत शुक्रिया, और ये कि तुम्हारा ये जो वॉन्डर है, आवारा, यानी उस टाइम वो उसने कहा कि तुम्हारा आवारा जो है लड़का वो घर भी आ जाए। आई सॉ अर्शक, और फिर वो बूढ़ी औरत कहती कि मैंने तो अर्शक को देखा है। वॉज ही हियर? नेवासार्ड पूछते क्या वो यहाँ था, घर पे था? नो, आई वेंट टू द शॉप फॉर अ पैकेज ऑफ नीडल्स। मैं सुइयाँ लेने के लिए दुकान पर गई थी। एंड सॉ हिम स्टैंडिंग आउट इन फ्रंट ऑफ द फॉर्म ऑफिस, और मैंने उसको फॉर्म ऑफिस जो था उस दफ्तर के बाहर खड़ा हुआ देखा। व्हाट अ फाइन बॉय ही इज। तुम्हारा बेटा कितना उम्दा इंसान है। यू वुड नेवर से ही वाजंट अ शाह's सन। तुम कभी भी नहीं कह सकते हो कि ये शाह का बेटा है, यानी वो बहुत तब्दील हो गया है। जस्ट couldn't टेक माई आईज ऑफ हिम, मे द लॉर्ड ब्लेस यू। मैं तो उस पर नज़रें, जैसे ही मेरी उस पर नज़र पड़ी तो मैं अपनी नज़रों को उस पर से ना हटा सकी। अल्लाह तुम पे मेहरबान हो। थैंक यू, द ओल्ड मैन सेड इन अ वॉइस दैट वॉज थिक विद इमोशंस। और बूढ़ा आदमी इतना खुश था कि जज्बात से उसकी आवाज़ भारी हो गई। ही वेंट अबाउट टाइडिंग अप द यार्ड विद ज़ील, और वो बहुत ही जोश से सहन को साफ करने लग गया। फर्स्ट ही स्वेप्ट अप द डर्ट। सबसे पहले उसने गर्द साफ की। आई डोंट वॉन्ट माई बॉय टू डर्टी हिज शूज। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के इतने अच्छे जूते जो हैं वो खराब हो जाएं, गंदे हो जाएं। देन ही हैमर्ड इन अ प्रोट्रूडिंग नेल विद अ रॉक। अर्शक माइट कैच हिज स्लीव ऑन इट एंड टीयर हिज जैकेट। और एक नेल, एक कील जो है वो दरवाजे में से बाहर निकली हुई थी, तो उसने एक हथौड़ी लेके उस कील को अंदर कर दिया ताकि ये ना हो कि गुजरते हुए अर्शक की जो आस्तीन है वो इसमें फंस जाए और उसकी जैकेट फट जाए।
नेवासार्ड ओपन द डोर, नेवासार ने दरवाजा खोला. अ कॉट स्टूड फॉरलॉर्नली अगेंस्ट द बेयर वॉल. और जैसे ही फॉरलॉर्नली मीन्स मिजरेबल, होपलेस, उसने देखा कि एक चारपाई, उसने देखा कि दरवाजे के साथ एक चारपाई खड़ी है, दीवार के साथ लगी खड़ी है. आई से रिमेंबर हाउ यू स्लेप्ट ऑन दिस बेड अर्शक. मैं अर्शक को कहूँगा कि अर्शक तुम्हें याद है तुम इस बिस्तर पर सोया करते थे. एंड आई स्लेप्ट हियर ऑन द फ्लोर, और मैं यहाँ फर्श पे तुम्हारे साथ सोता था. ही वॉज थिंकिंग एज ही स्मूथ द कवर. आई से, और फिर उसने उसके ऊपर चादर ठीक करते हुए कहा, मैं कहूँगा, दिस इज योर ओल्ड बोल, द वन यू एट फ्रॉम. ये तुम्हारा वो पुराना प्याला है जिसमें तुम खाया करते थे. लुक अर्शक, दिस इज योर वुडन स्पून. देखो अर्शद, ये तुम्हारा जो है वो प्याला है, ये तुम्हारा एक वो लकड़ी का चम्मच है. रिमेंबर द डे आई बॉट इट फ्रॉम द वुड कार्वर मनास. मैं तुम्हें ये वो दिन याद है कि मैंने जो तरखान था मनास, उधर से मैं उसके पास से ये प्याला और ये चम्मच तुम्हारे लिए लाया था. एंड यू वर एंग्री बिकॉज देयर वाज नो डिज़ाइन ऑन इट. फिर तुम नाराज़ हो गए थे कि इसके ऊपर तो कोई डिज़ाइन ही नहीं बना हुआ, ये तो बिल्कुल सादा है. एंड देन आई टुक इट टू द आर्टिस्ट. फिर मैं इसको एक आर्टिस्ट के पास ले गया. एंड हैड इट पेंटेड फॉर यू, जिसने इसके ऊपर तुम्हारे लिए पेंट कर दिया था, तुम्हारे लिए फिर मैं इस प्याले को पेंट करवा के लाया था. सो वो कन्वर्सिंग दस इन थॉट विद अर्शक, सोचो ही सोचो में वो अर्शक से बातें कर रहा था. ही सेट आउट फॉर द स्प्रिंग, ब्रॉट सम वाटर, वो पहले वो चश्मे की तरफ गया, वहाँ से पानी लाया. एंड स्प्रिंकल्ड द यार्ड, और सहन में पानी गिरा दिया. द टेरेस एंड द फ्लोर इनसाइड. देन ही बिगैन टू स्वीप, और फिर उसको साफ करना शुरू कर दिया. वंस अगेन द ओल्ड नेबर वुमन्स हैड अपीयर्ड ओवर द फेंस. एक दफ़ा फिर दीवार के ऊपर से जो पड़ोसन थी उसका सर सामने आया. नेवासार, डू यू नो दैट अर्शक हैज गॉन ओवर टू द चेयरमैन्स. नेवासार, तुम जानते हो कि अर्शक जो है वो चेयरमैन के घर चला गया है. नो, व्हेन डिड ही गो देयर. नहीं, मुझे तो नहीं पता वो कब गया. जस्ट बिफोर यू गॉट बैक, जैसे ही तुम, अभी तुमसे बस थोड़ा ही पहले, जैसे ही तुम वापस आई उससे थोड़ा पहले वो चेयरमैन के घर चला गया. ही मस्ट हैव सीन देयर वाज नो वन एट होम एंड गॉन ओवर देयर टू रेस्ट अप. ही विल बी अलोंग, ही वुड गेट लॉस्ट. और वो कहते कि शायद वो इस वजह से वहाँ गया होगा कि शायद तुम घर पे नहीं थे, और वो चाहता होगा कि वो जाके रेस्ट कर ले थोड़ा सा. और कोई बात नहीं, वो नहीं गुम होता, वापस आ जाएगा. ऑफ कोर्स, यकीनन. नेवासार्ड ब्रॉट सम किंडलिंग वुड एंड स्टैक्ड इट बाय द आउटडोर फायरप्लेस. नेवासार्ड इसी दौरान छोटी छोटी लकड़ियाँ चुन के लाया, और बाहर सहन में जो उसने आग जलानी थी उसके पास उसने वो लकड़ियाँ रख दी. देन ही टुक हिज नाइफ फ्रॉम हिज बेल्ट. अपनी बेल्ट से उसने चाकू निकाला. एंड वेंट ओवर टू द लैम्प, और दुब्बे की तरफ भागा उसको काटने के लिए. एट द लास्ट मोमेंट ही चेंज हिज माइंड. लेकिन आखिरी लम्हे ही उसने अपनी सोच तब्दील कर ली. आई विल वेट टिल अर्शक कम्स. मैं अर्शक के आने तक इंतजार करता हूँ. He decided and looked in the direction of the chairman's two-story house. वो उसने फैसला ये कर लिया, और फिर उसने चेयरमैन की डबल स्टोरी घर की तरफ देखा. What's keeping him? What is keeping him? ये वहाँ क्या कर रहा है? It will be dark soon. जल्दी अंधेरा हो जाएगा. The figs will spoil. ये इंजीर जो है ये ख़राब हो जाएंगे. The kernel will lose its taste. इसके अंदर का जो इसका गूदा है उसका तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा, उसका जायका बदल जाएगा. He took the fruit from the basket and laid it on the window sill. उसने फिर ऐसा किया कि टोकरी में से फल निकाल दिया और विंडो सिल के ऊपर फैला दिया ताकि वो ख़राब ना हो, उसको हवा लगती रहे. Then he borrowed a new table cloth from the neighbors. पड़ोसियों से वो एक कपड़ा मेज़ पे डालने के लिए कपड़ा लेके आया. Covered the table, मेज़ के ऊपर कपड़ा डाल दिया. Shook out the rug. उसने जल्दी से एक रग, एक छोटा सा पीस जो है वो कपड़े का निकाला, उसको झाड़ा. कवर्ड द काउच, काउच के ऊपर डाल दिया. एंड पुट अ पिलो ऑन इट, और उसके ऊपर तकिया भी रख दिया. एवरीथिंग वॉज रेडी नाउ. हर चीज़ अब बिल्कुल तैयार थी. स्टिल अर्शक हैड नॉट कम. लेकिन अर्शक वापस ना आया. What's the matter? क्या मामला है? What did he go to the chairman's house? Why did he go? वो क्यों चेयरमैन के घर गया? नेवासार्ड wondered irritably. उसे बहुत बेचैनी से वो हैरान हो गया इस बात पे. And a tremor passed through his hands. और उसके हाथों में जैसे बरकी रफ्तार से, जैसे उसके हाथ काम के, बिजली उसके हाथों में से गुजर गई. He hurried to console himself. और जल्दी जल्दी उसने अपने आप को फिर तसल्ली दी. However, saying, अर्शक is an important man. अर्शक तो बहुत अहम
अहम आदमी बन चुका है. He had to drop by to visit unexpectedly. हो सकता है वो वहां से गुजर रहा हो तो उसने सोचा हो, ask the chairman about how things are in the village. उसने सोचा हो कि क्यों ना चेयरमैन के घर जाके भी गांव के हालात दरियाफ्त किए जाएं, क्योंकि अब वो भी उसी स्टेटस का बंदा है. एंड व्हाट्स द रश एनीवे. लेकिन फिर उसको क्या जल्दी थी? बहरहाल उसको चेयरमैन के घर जाने की और पूछने की इतनी क्या जल्दी थी? आई विल हैव हिम ऑल टू माई सेल्फ फॉर अ कपल ऑफ डेज. मैं उसको ले जाता, फिर अगले कुछ दिनों में मैं खुद उसको ले जाता चेयरमैन के घर और वो ये सब चीज़ें डिस्कस कर सकता था. आई वॉन्ट लेट हिम आउट ऑफ माई साइड. अब मैं उसको अपनी नज़रों से दूर नहीं करूँगा. वील मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम. जितना वक्त हमने एक दूसरे से दूर गुजारा है, अब मैं उसकी कंपनसेशन करूँगा. अब मैं उसकी कमी को पूरा करूँगा. द सन वॉज सेटिंग. अब सूरज गरूब हो रहा था, बट स्टिल अर्शक हैड नॉट कम होम. लेकिन फिर भी अर्शक घर ना आया. द ओल्ड मैन्स एंग्जाइटी माउंटेड मीन्स रोज. उस बूढ़े आदमी की बेचैनी बढ़ गई. देयर वाज अ मोमेंट व्हेन ही वाज अबाउट टू सेट आउट फॉर द चेयरमैन्स हाउस, बट देन ही चेंज्ड हिज माइंड. एक लम्हा ऐसा आया कि उसने कहा कि मुझे चेयरमैन के घर जाके जाना चाहिए, देखना चाहिए. लेकिन फिर उसने अपना माइंड चेंज कर दिया, उसने ये सोच बदल दी. ही वेंट इनटू द यार्ड एंड कॉल्ड टू हिज नेबर्स ग्रैंडसन. वो सहन में गया और उसने अपने जो पड़ोसन थी उसके पोते को बुलाया. रन ओवर एंड सी व्हाट अर्शिक इज डूइंग. जाओ, भागो और देखो कि वहां पे अर्शिक क्या कर रहा है. टेल हिम आई एम एट होम. उसे बताओ मैं घर आ गया हूं. एंड वेटिंग फॉर हिम, और उसके इंतजार कर रहा हूं. द बॉय वॉज बैक इन नो टाइम. लड़का उसी वक्त वापस आ गया. वेल, डिड यू सी अर्शिक. क्या तुमने अर्शिक को देखा? व्हाट्स ही डूइंग. वो वहां क्या कर रहा है? ड्रिंकिंग टी. वो चाय पी रहा है. डिड यू टेल हिम दैट आई एम होम. तुमने उसे बताया कि मैं घर पे हूँ? यस. व्हाट डिड ही से. उसने क्या कहा? ही सेड ऑल राइट. उसने कहा ठीक है. यानी उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसने सिर्फ इतना ही कहा कि ठीक है. नेवासार्ड रिपीटेड द वर्ड्स टू हिमसेल्फ. वेल देन. नेवासार्ड ने फिर उस अपने आप में ये अल्फाज दोहराए, ऑल राइट. दैट मीन्स ही विल सून बी होम. कि इसका मतलब है कि वो घर आ जाएगा जल्दी. आई विल स्टार्ट द फायर फॉर द शाशलिक मीनवाइल. मुझे शाशलिक के लिए इसी दौरान जल्दी जल्दी आग जला देनी चाहिए. ही हैड अ गुड फायर गोइंग इन द फायर प्लेस. और फिर उसने एक बहुत ही ज़बरदस्त आग जला दी. देन ही सेट टू क्लीनिंग द स्क्यूअर्स. फिर उसने सीहों को साफ किया. ही वेंट बैक इन टू द हाउस. वो घर के अंदर गया. वाइप द डस्ट ऑफ द लैम्प. उसने जो चिराग था उसके ऊपर से गर्द साफ की. एंड सेट डाउन एट द टेबल टू वेट. और फिर मेज़ पे बैठ गया और इंतज़ार करने लगा. टाइम ड्रैग्ड ऑन एंडलेसली. और वक्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को घसीटता गया और ख़त्म ही ना हो रहा था. द लाइट्स वेंट ऑन इन द विलेज. बिजलियाँ जो हैं वो गांव में लाइट्स जो थीं वो जल रही थीं. एंड द हाउसेस टू कॉर्नर. और फिर जो घर थे, जाहिर बात है वो, और गांव जो है वो बहुत पुरसुकून, कोजी लुक, यानी बहुत ही पुरसुकून किस्म का मंजर था. द स्ट्रीट्स नॉइजेज वर डाइंग डाउन सून. गली में जो शोर की आवाज़ थी वो हल्की हल्की अब ख़त्म हो रही थी. द ओनली साउंड वॉज दैट ऑफ डॉग्स बार्किंग मोनफुली इन द डिस्टेंस. और फासलों से, बहुत ही दूर दूर दराज से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं. अर्शिक हैड स्टिल नॉट रिटर्न्ड. अर्शिक अब भी ना आया. द फायर डाइड डाउन. आग भी बुझ गई. लिविंग अ माउंड ऑफ एशेज इन द फायर प्लेस. सिर्फ राख बाकी बच गई. वाइल द लैम्ब ले ऑन द ग्रास. और दुम्बा जो था वो घास के ऊपर लेटा हुआ था. च्यूइंग इट्स कड. वो जुगाली कर रहा था. नेवासार्ड नाउ ही सेज दैट कड मीन्स जुगाली करना, यानी मुंह में जो घास रह गई है उसी को चबा रहा था. नेवासार्ड वॉज ऑल ईयर्स एज ही पेयर्ड इन टू द डार्कनेस. ऑल ईयर्स मीन्स ईगर टू लिसन. उसने अपने कान जो थे वो मजबूती से कानों पे स्ट्रेस दिया हुआ था कि शायद अपने बेटे के कदमों की आवाज़ उसको सुनाई दे. और साथ वो बहुत ही दूर अंधेरे में झांक भी रहा था. हिज आइज बिकेम स्ट्रेन्ड. उसकी आंखों पे बहुत दबाव आ चुका था क्योंकि वो बहुत ही वाइड ओपनड हिज आइज. उसने बहुत आंखें खोल खोल के, उसकी आंखों पे अब दबाव था. एंड स्टार्टेड टू टीयर. अब वो आंखें फटने वाली थीं. हिज हेड फेल्ट हैवी. उसका सर भारी हो चुका था. ही रोज बट हिज फीट रिफ्यूज टू बज. वो उठ के खड़ा हुआ लेकिन उसके पाँव ने जो था वो, उसके पाँव बिल्कुल अपनी जगह से ना खिसके. वाई शुड आई गो बेगिंग टू हिम. मुझे क्यों मैं उसके पास जाऊं और उसकी मिन्नतें करूं. मुझे क्यों जाके उसकी मिन्नतें करनी चाहिए. आई एम ओल्डर देन ही इज़. मैं तो उससे बड़ा हूँ. ही शुड कम टू मी. उसे मेरी तरफ आना चाहिए. ही बिगेन टू ग्रम्बल. वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाना शुरू हो गया. बट देन कंसोल्ड हिमसेल्फ वंस अगैन. फिर उसने ये कहकर, बाय सेइंग, ये कहकर अपने आप को फिर तसल्ली दी. वेल ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैन. हाँ, वो एक बहुत अहम आदमी है. मे बी ही हैज़ सम इम्पॉर्टेंट बिजनेस टू डिस्कस विद द चेयरमैन. शायद वो
वो बहुत ही कोई ख़ास मसले पे बात कर रहा हो चेयरमैन के साथ और तब उसका ज़्यादा वक्त लग गया. He'll come home in the morning. कोई बात नहीं, सुबह वो घर आ जाएगा. But still he waited. लेकिन फिर भी वो इंतज़ार ही करता रहा. He waited far into the small hours. वो उन चंद घंटों में उसने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया. The autumn night was drawing to a close. और फिर वो ज़ाहिर है ख़ज़ां की रात थी, वो बढ़ती चली गई. The old man's eyes grew dim from peering. और उसकी आंखें जो थीं उनमें से अब रोशनी ख़त्म होती जा रही थी. फ्रॉम पियरिंग इंटेंटली इनटू द डार्कनेस, क्योंकि वो अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था. अब उसकी आंखों की रोशनी जो थी वो धुंधला गई थी. स्लम्बर ग्रेजुअली लर्ल्ड हिम टू स्लीप. और फिर जो एक नूदगी तारी होगी जिसने उसको सुला दिया एट द टेबल उसी मेज़ पे. ही डिड नॉट नो हाउ लॉन्ग ही हैड स्लेप्ट. वो नहीं जानता वो कितनी देर सोया होगा. ही वॉज अवेकन्ड बाय द नेबर वुमन्स वॉइस कॉलिंग फ्रॉम द यार्ड. एक दफ़ा फिर पड़ोसन की आवाज़ ने उसको जगा दिया. ही ओपनड हिज आईज एंड वॉज सरप्राइज्ड टू सी द फर्स्ट रेज ऑफ द सन पीपिंग इनटू द विंडो. उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि सूरज की पहली किरणें जो हैं वो खिड़की से अंदर आ रही हैं. नेवासार्ड, हे नेवासार्ड, द नेबर कॉल्ड. और उस पड़ोसन ने आवाज़ दी, नेवासार्ड. ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस. वो घर से बाहर भागा. हिज नेबर वॉज लुकिंग ओवर द फेंस. फिर वो पड़ोसन दीवार के ऊपर से झांक रही थी. हाउ कम यू हैव स्लेप्ट सो लेट टुडे. तुम इतनी देर से आज क्यों सोए हो. वट इज़ इट. इज़ अर्शक ऑन हिज वे हियर. क्या अर्शक जो है वो आ रहा है, यहाँ आ रहा है. नो, शी सेड. उसने कहा व्हाट इज़ इट. मतलब जब उस लेडी ने पूछा कि तुम इतनी देर से क्यों सोए हो, तो फिर उसने कहा कि क्या मतलब, वो ये क्या है, क्या अर्शक घर आ रहा है. नो, शी सेड एंड शुक हर हेड. उसने अपना सर हिलाया. योर अर्शक इज़ लीविंग. तुम्हारा अर्शक तो जा रहा है. लुक एट द रोड. सड़क पर देखो. नेवासार्ड फेल्ट एज इफ द रूफ हैव कम डाउन ऑन हिज हेड. उसने कहा जैसे छत उसके सर पे आ गिरी. ही रैन ओवर टू द लो शेड. वो पहले एक नीचे जो छत थी उसके ऊपर भागा. एंड क्लाइम टू द रूफ. और फिर छत पे चढ़ गया. अर्शक्स कार वो स्पीडिंग अलोंग द रोड. सड़क पे बहुत तेज रफ्तारी से उसकी कार जा रही थी. ग्लिटरिंग इन द सन. सूरज की रोशनी में चमकती हुई. क्विकली बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. जैसे जैसे वो दूर जाती जा रही थी छोटी से छोटी नजर आ रही थी. हिज अनस्टेडी गेट वॉज दैट ऑफ एन ओल्ड मैन. अब जब अर्शक वापस मुड़ा अपने घर की तरफ और बागीचे की तरफ जाने लगा तो आज उसके कदम लड़खड़ा रहे थे. नेवासार्ड वॉज मेकिंग हिज वे डाउन द पाथ टू द ऑर्चर्ड्स. और नेवासार्ड जो है उसके कदम लड़खड़ाते हुए जैसे ही वो बागीचे की तरफ गया, उसकी आंखें, हिज आईज दैट स्टेयर्ड एट द ग्राउंड सीम टू हैव बिकम संकन. उसकी आंखें जो थीं वो ऐसा लग रहा था, इट सीम टू हैव संकन, जैसे वो ज़मीन में धंसती जा रही थी. हिज बैक सीम्ड मोर स्टूप्ड देन एवर. उसकी कमर आज पहले से ज़्यादा झुक गई थी. द वाइट लैम्ब गैम्बल्ड आफ्टर हिम. और जो सफ़ेद रंग का जो दुम्बा था वो उसके पीछे उछलते कूदते हुए जा रहा था. This is all about the explanation and translation of the chapter, The White Lamb. Coming to the exercise of the chapter, what arrangements were made by Nevasard for the coming home of Arshak? Arshak के घर आने पे नेवासार्ड ने क्या एहतमाम किया. When Nevasard heard that Arshak had come to village, जब नेवासार्ड को पता चला कि अर्शक गांव आ गया है, ही क्लीन द यार्ड विद जील. जोश से उसने सहन साफ किया. स्वेप्ट द फ्लोर, टेरेस एंड द यार्ड. और फिर धोया फर्श को भी, टेरेस को भी और सहन को भी. ही ब्रॉट सम किंडलिंग वुड. जलाने के लिए वो लकड़ी लाया. एंड स्टैक्ड इट बाय द आउटडोर फायर प्लेस. और बाहर जो जगह आग जलाने की जगह पे उसने एक ढेर लगा दिया. ही गॉट हिज लैम्ब रेडी टू बी स्लॉटेड फॉर अर्शक्स मील. अर्शक के खाने के लिए उसने एक दुम्बा भी तैयार कर रखा था कि वो उसको काटेगा. ऑन द वे बैक होम, और वापसी पर ही पिक्ड वाटरमेलन थिंकिंग दैट अर्शक लव्ड वाटरमेलन्स. वापसी के रास्ते पे उसने एक तरबूज उतारा और उसने ये सोचते हुए कि अर्शक को तरबूज बहुत पसंद थे. देन ही पिक्ड फिग्स एंड पैक्ड देम इनटू अ ब्राइट वोवन बास्केट. फिर उसने इंजीर उतारे और उसको बहुत खूबसूरत बुनी हुई टोकरी में पैक किया. ही बोरोड द न्यू टेबल क्लॉथ फ्रॉम द नेबर्स, कवर्ड द टेबल, शुक आउट द रग. रग के ऊपर से मिट्टी झाड़ी. कवर्ड द काउच, और काउच के ऊपर डाल दिया. एंड पुट
पुट अ पिलो ऑन इट व्हेन इट वाज सनसेट, लेकिन जब सूरज गरूब हुआ, ही लिट अ गुड फायर इन द फायर प्लेस, उसने बहुत अच्छी आग जलाई, एंड क्लीन द स्क्यूअर्स फॉर शाशलिक, और उसने सीखों को भी साफ किया शाशलिक बनाने के लिए। देन ही वेंट इनटू द हाउस, फिर घर के अंदर चला गया, सैट एट द टेबल, मेज पे बैठ गया, वेटेड ईगरली फॉर अर्शिक, और अर्शिक के लिए बेचैनी से इंतजार करने लगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई वाज नेवासार्ड सो एक्साइटेड एट द अराइवल ऑफ अर्शिक? अर्शिक की पहुंचने पर नेवासार्ड क्यों इतना खुश था? Nevasard was so excited at the arrival of Arshik because Arshik is his whole world. Arshik ही तो उसकी पूरी कायनात थी. He had no living relatives left in the village. उसके कोई गांव में कोई भी रिश्तेदार नहीं रहते थे. He did not have his own children and his wife had died many years before. उसके अपने बच्चे नहीं थे, उसकी बीवी बहुत पहले, कई साल पहले मर चुकी थी. अर्शिक was the only son of his brother. अर्शिक उसके भाई का इकलौता बेटा था. His brother and sister-in-law had lost their lives due to hunger in the World War II. दूसरी जंग अजीम के दौरान भूख से उसके भाई और भाभी मर गए. He brought up Arshik, और अर्शिक पीछे रह गया. अर्शिक को उसने पाला एंड लव्ड हिम लाइक हिज ओन सन, अपने बेटे की तरह प्यार किया. ही फुलफिल्ड ऑल हिज डिजायर्स, उसने उसकी तमाम ख्वाहिशों को पूरा किया. एंड इवन सोल्ड नेसेसरी थिंग्स फॉर हिज एजुकेशन एंड ब्राइट फ्यूचर, उसकी तालीम के लिए, उसके शानदार मुस्तकबिल के लिए उसने अहम चीज़ों को भी बेच डाला. नाउ ही वॉज एक्साइटेड टू सी हिम एज एन इन्फ्लुएंशियल मैन. आज वो बहुत खुश था उसको एक पुरअसर इंसान देख के कि वो उसका बड़ा असर रसूख वाला आदमी है. हु इज सोशली एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, जो कि समाजी तौर पे और माली लिहाज से भी बहुत ऊंचा हो गया, उसको बहुत मजबूत हो गया है. Now question number 3 is describe the plight of Nevasard after the departure of Arshik without meeting him. आप नेवासार्ड की जो हालत है वो बयान करें कि जब अर्शिक बगैर उसको मिले वापस चला गया. When the neighboring woman told Nevasard, जब पड़ोसन ने नेवासार्ड को बताया that his son Arshik was leaving, कि उसका बेटा अर्शिक जा रहा है, it seemed to him as if the roof had come down on his head. उसे ऐसे लगा कि जैसे छत उसके सर पे आ गिरी है. He ran over to the low shed and then climbed to the roof. वो छत पे चढ़ गया. When he saw his car speeding along the road, जब उसने देखा कि अर्शिक की गाड़ी जो है वो सड़क पर बहुत तेजी से जा रही है, ही ब्रोक फ्रॉम इनसाइड, वो अंदर से टूट गया. When he walked down the path to the orchards, और फिर बागीचे की तरफ वो दोबारा चलने लगा, his gait became unsteady. उसके जो कदम थे, उसकी जो चाल थी, अब वो लड़खड़ा रही थी. His eyes that stared at the ground, उसकी नजरें जो जमीन पर जमी हुई थी, seemed to sink, ऐसा लग रहा था वो धंसती जा रही हैं. and his back seemed more stooped than ever, और उसकी कमर पहले से कहीं ज्यादा झुक गई थी. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी? इस कहानी का मरकजी ख्याल क्या है? द वाइट लैम्प. इज दिस थीम रेलिवेंट टू अवर कल्चर एज वेल? इसका मरकजी ख्याल क्या है और क्या ये मरकजी ख्याल हमारे जो कल्चर है, सकाफत है, उससे भी मिलता जुलता है? द थीम ऑफ द स्टोरी इज यूनिवर्सल. इस कहानी का जो मरकजी ख्याल है वो यूनिवर्सल है, ऑन द होल, यानी तकरीबन हर जगह पे एक जैसा है. इट टीचेज अस द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप्स एंड टेल्स अस दैट पेरेंट्स ऑलवेज ट्रीट अस विद पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग. दे गिव अस प्रॉपर टाइम एंड एंजॉय इन आवर कंपनी. दे मेक श्योर वी हैव द बेस्ट एंड समटाइम्स दे गो बियॉन्ड देयर लिमिट्स टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन इन द बेस्ट पॉसिबल वे. They provide unconditional love to their children, but when the same parents grow old, पहले आप पेरेंट्स की sacrifices के बारे में बताएंगे और फिर कहेंगे कि जब वही पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, they definitely need our care, love and company. उनको भी ज़रूरत होती है कि हम उनकी केयर करें, उनसे प्यार करें, उनको कंपनी दें. इट इज़ नेचुरल दैट दे डू हैव सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस. हमसे उन्हें कोई, ये फितरी बात है कि जाहिर है उनको भी कोई उम्मीदें होती हैं हमसे. आफ्टर ऑल सेक्रीफाइसेस, और इन तमाम कुर्बानियों के बाद, इफ़ पेरेंट्स डोंट गेट सच रिस्पेक्ट, लव एंड केयर फ्रॉम देयर चिल्ड्रन, दे सफ़र विद मेंटल एगनी. उनको जहनी अजियत होती है अगर ये सब उन्हें ना मिले. द रियल एजुकेशन मस्ट टीच अस द वैल्यूज़ ऑफ रिलेशनशिप्स. और असल तालीम तो वो है जो हमें रिश्तों की अहमियत के बारे में बताती है, एंड हाउ टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, और कैसे कि हम कैसे अपने बड़ों की इज्जत करें. दिस थीम इज क्वाइट रेलिवेंट टू अवर कल्चर. ये हमारी सकाफत से मिलते जुलता ये ख्याल है. एज कल्चरल कन्फर्मिटी एंड फैमिली बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग
इन आवर कम्युनिटी, हमारे मुआशरे में, हमारी कम्युनिटी में जो फैमिली बॉन्ड्स हैं, आपस के जो रिश्ते हैं वो बहुत मजबूत हैं. Parents contribute greatly to raising children and support them both financially and emotionally throughout their lives. पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की तमाम ज़िंदगी में उनको जज्बाती तौर पे भी, माली तौर पे भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. देन इन रिटर्न दे अटैच सो मेनी होप्स विद देम, और फिर बदले में वो उनसे भी कुछ उम्मीदें रखते हैं. दे एक्सपेक्ट टू बी केप्ट इन हाई एस्टीम बाय देयर चिल्ड्रन, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा इज्जत का मुकाम दिया जाए उनके बच्चों की तरफ से. So this theme is relevant to our culture as well. Question number 5 is write down the plot of the story The White Lamb. इसका प्लॉट कैसा है, यानी प्लॉट क्या है, सीक्वेंस सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर उसमें क्लाइमेक्स क्या आ रहा है, फिर डाउनफॉल क्या है, और फिर एंड पे जो है वो यानी कि उसका जो रेजोल्यूशन क्या है, उसका हल क्या निकला. So the plot of the story is not complex but simple. Plot बिल्कुल simple है. अब in the beginning we come to know about Nevasard and Arshik, the main characters. शुरू में हमें पता चल गया कि दो characters हैं, इसमें एक Nevasard है और एक Arshik है. There is a conflict of meeting between Nevasard and Arshik from the very beginning. शुरू से ही जब वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है, सोचो सोचो में वो खुश हो रहा है, जब उसे पता चला उसका बेटा वापस आ गया, वो उससे मिलने जाएगा, उनकी मुलाकात होगी, कैसे होगी, ये रीडर्स के माइंड में भी एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया है. और वन स्टार्ट्स एक्सपेक्टिंग देयर मीटिंग व्हेन नेवासार्ड गोज बैक टू विलेज टू सी हिज सन, और रीडर्स जो है वो फौरी एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो नेवासार्ड वापस जाएगा और अपने बेटे से मिलेगा. बट क्लाइमेक्स अकर्स इमीडिएटली, क्लाइमेक्स आ रहा है स्टोरी में व्हेन द नेबरिंग वुमन टेल्स हिम दैट हिज सन इज मीटिंग द चेयरमैन इन हिज हाउस इंस्टेड ऑफ कमिंग होम. घर आने की बजाय उसका बेटा चेयरमैन के घर में मीटिंग कर रहा है. दिस पुट्स नेवासार्ड इन अ फिक्स. जाहिर है ये चीज़ जो नेवासार्ड को परेशान कर देती है. देयर इज़ अ फॉलिंग एक्शन व्हेन द सेम नेबरिंग वुमन वेक्स हिम. अब डाउनफॉल आ रहा है. फॉलिंग एक्शन क्या है कि ये दिस इज़ कॉल्ड फॉलिंग एक्शन, कि उसमें जब उसको नेबरिंग वमन जो पड़ोसन उसको दोबारा जगाती है और बताती है कि उसका बेटा तो जा रहा है गाँव से, देन रेजोल्यूशन कम्स. फाइनल क्या होता है, वट इज़ द फाइनल स्टेज, वो यही है वेयर वी फाइंड नेवासार्ड गोइंग बैक टू हिज रूटीन वर्क, जिसमें नेवासार्ड वापस अपने मामूल के काम की तरफ जा रहा है, बट मोर डिजेक्टेड एंड डिसअपॉइंटेड, बहुत मायूस हुआ, बहुत ही परेशान कुन हालत में वो वापस अपने मामूल के काम की तरफ जा रहा है. दिस वॉज द रेजोल्यूशन. Question number 6 is there any conflict in the story The White Lamb? If yes, then how is it resolved? क्या उसमें conflict आ रहा है? Yes, there is a conflict throughout the story and that is meeting between Nevasard and Arshik. ये conflict है ना कि उन दोनों की मुलाकात का मामला है. Nevasard makes preparation throughout. Nevasard जो है वो शुरू से पूरे उसमें तैयारियां करता जा रहा है and waits for his son eagerly, और बेचैनी से अपने बेटे का इंतजार करता है. The readers also expect their meeting but this conflict is resolved. नेबर्स जो हैं वो, रीडर्स जो हैं वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त हल हो जाता है आखिर में जब वो पड़ोसन खबर देती है कि अर्शिक गांव से जा चुका है, और ओल्ड मैन जो है इट इज़ लेफ्ट डिजेक्टेड एंड डिसअपॉइंटेड. This is how it is resolved. Question number 7 is how would you resolve the conflict if you were the author? अगर आप राइटर होते तो आप इसको कैसे, क्या इसी तरह से इसको रिजॉल्व करते कि वो वापस चला जाता और नेवासार्ड जो है वो डिसअपॉइंट होके वापस अपने मामूल के काम की तरफ जाता? If I were the author of the White Lamb, I would at least make the Arshik realize his mistake. मेरा दिल ये मान रहा है, बट आई हैव रिटन इन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मैं ये कहती हूँ कि अर्शिक को मैं उसकी मिस्टेक जो है वो उसको रियलाइज़ करवाती, उसको महसूस होता वो गलती पे है, एंड रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट. ही वुड कम बैक, उसको वापस लाया जाता एंड अपोलोजाइज टू नेवासार्ड, और वो नेवासार्ड से माफ़ी मांग लेता. ही वुड स्पेंड टाइम विद हिम, उसके साथ वक्त गुजारता एंड मेक हिम हैप्पी एंड कंफर्टेबल इन रिटर्न टू हिज सर्विसेज एंड सेक्रीफाइसेस, और फिर उसके साथ रहता, उसको खुश करता, और उसकी जो खिदमात और कुर्बानियाँ हैं उसके बदले उसको आराम पहुंचाता, उसको खुशी देता. If I were the author. Compare and contrast the character of Nevasard and Arshik. Now, there is a sharp contrast between the characters of Nevasard and Arshik. बहुत तजाद है उनके जो कैरेक्टर्स हैं. Nevasard is a very humble and simple man. बहुत ही आजिज़ और सादा इंसान है. He brings up his brother's son Arshik like his own son. अपने बेटे की तरह अपने भाई के बेटे को पालता है. He provides him with every facility of life in order to keep him happy. उसको खुश करने के लिए ज़िंदगी की हर सहूलत फराहम करता है. He lifts him on his back to take him from one place to another. एक जगह से
दूसरी जगह ले जाने के लिए उसको अपने कंधों पे उठाता है, कमर पे उठाता है। ही सेक्रीफाइसेस हिज ओन कंफर्ट्स फॉर हिज सेक, उसकी खातिर अपने आराम को कुर्बान करता है। ही हिमसेल्फ स्लीप्स ऑन द फ्लोर वाइल मेक्स अर्शिक स्लीप ऑन द ओनली बेड ही हैज इन हिज होम, अपने घर में पाए जाने वाले एक वाहिद जो बेड होता है उस पे अर्शिक को सुलाता है, खुद फर्श पे सोता है। लेटर ऑन फॉर हिज बेटर एजुकेशन एंड गुड लाइफ, और बाद में उसकी अच्छी तालीम और अच्छी जिंदगी के लिए ही सेंड्स अर्शिक टू द सिटी फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और यूनिवर्सिटी तालीम के लिए उसको शहर भेज देता है। फॉर दिस पर्पज ही सेल्स इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ हिज होम, इस मकसद के लिए अपने घर की बहुत अहम चीज़ों को बेचता है। टू मेक हिज फ्यूचर ब्राइट, ताकि उसका मुस्तकबिल रोशन हो। इन शॉर्ट ही सेक्रीफाइस्ड एंड सफर्ड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अर्शिक, अर्शिक की खुशहाली के लिए वो बहुत कुर्बानी देता है और बहुत तकलीफें बर्दाश्त करता है। While on the other hand, अर्शिक is selfish and takes everything for granted, अर्शिक जो है वो बहुत खुदगर्ज इंसान है, हर चीज़ को वो for granted लेता है। When he gets high social position in the society, जब उसे मुआशरे में एक ऊंचा मुकाम मिल जाता है, he forgets the sacrifices of his father like uncle Nevasard, और अपने बाप की तरह का जो चचा है उसकी तमाम कुर्बानियों को वो भूल जाता है। He is so hard hearted that he does not bother to see him, वो इतना सख्त दिल है कि वो उसको देखना भी गवारा नहीं करता है। And stays at chairman's house for a night, वो अपने स्टेटस के मुताबिक चेयरमैन के घर रात गुजारता है। He does not even think to bring to an end ऑल मिजरीज एंड पॉवर्टी स्ट्रिकन लाइफ ऑफ हिज अंकल, अपने चचा की जो तमाम परेशानियां और गुर्बत की जिंदगी को ख़त्म करने के लिए वो नहीं सोचता। एंड गोज बैक टू हिज प्रॉस्परस लाइफ अगैन, और अपनी खुशहाल जिंदगी की तरफ वापस लौट जाता है। इट शोज दैट ही इज थैंकलेस एंड अनग्रेटफुल मैन, ये हमें बताता है कि वो कितना नाशुक्रा इंसान है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव थैंकलेस चाइल्ड। कहते एक नाशुक्रे बच्चे की जो तकलीफ होती है वालदैन को, वो एक सांप के काटने से भी ज़्यादा होती है। क्रिटिकली इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ लेसन द वाइट लैम्ब। दिस स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम एक्ट 1 सीन 4 ऑफ विलियम शेक्सपियर्स किंग लियर। ये जो स्टेटमेंट ली गई है ये विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी है किंग लियर, उसके सीन नंबर 4 और एक्ट 1 से लिया गया ये। द किंग अटर्ड दीज रिमार्क्स फॉर हिज एल्डेस्ट डॉटर गॉनरिल ऑन हर मिसबिहेवियर विद हर फादर। बादशाह जो किंग लियर जो है वो ये अल्फाज बोलता है अपनी सबसे बड़ी बेटी गॉनरिल के लिए, चूंकि वो अपने बाप के साथ बदसलूकी करती है। द फादर गिव्स हिज 1/3 ऑफ द किंगडम टू हिज डॉटर, बाप जो है वो अपनी बेटी को 1/3 सल्तनत का हिस्सा उसके हवाले कर देता है। बट हिज डॉटर ट्रीट्स हिम बैडली, लेकिन उसकी बेटी बहुत बुरी तरह उससे पेश आती है इन रिटर्न इसके बदले। इन दिस चैप्टर वी सी द सेम कैरेक्टर इन द शेप ऑफ अर्शिक, और इस कहानी में हम इस सबक में हम इसी तरह का एक किरदार देख रहे हैं अर्शिक की सूरत में, हुज फादर लाइक अंकल सेक्रीफाइसेस एवरी कंफर्ट फॉर हिज प्लेजर, जिसके बाप की तरह का उसका चचा है जिसने अपनी तमाम खुशियां आराम उसकी खुशी के लिए कुर्बान कर दिए। ही डेडिकेट्स हिज होल लाइफ फॉर हिज ब्राइट फ्यूचर, अपनी उसकी मुस्तकबिल रोशन मुस्तकबिल के लिए अपनी तमाम जिंदगी को वक्फ कर दिया। बट अर्शिक डज नॉट इवन वॉन्ट्स टू मीट हिम व्हेन ही विजिट्स द विलेज आफ्टर बिकमिंग एन इन्फ्लुएंशियल एंड रिच मैन। लेकिन अर्शिक जो है वो जब गांव आता है दोबारा तो अपने अंकल से अपने बाप से मिलना भी नहीं चाहता, क्योंकि अब वो अमीर आदमी बन गया है, वो एक बहुत ही असर व रसूख वाला इंसान बन चुका है। देयरफॉर टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड इज़ मोर पेनफुल, ऐसे नाशुक्री औलाद जो है ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है एज़ कम्पेयर्ड विद द बाइट ऑफ सर्पेंट्स टूथ, सांप के डसने का जो तकलीफ होती है उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात ये होती है अगर आपकी औलाद नाशुक्री हो। So this is all about the exercise of the white lamb. I hope this everything is clear to you. और ये चैप्टर जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, उनके लिए ये बहुत अब इजी हो चुका है उनको समझना, इस चैप्टर को समझना, इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसकी समरी लिखना। आप इंट्रोडक्शन देखेंगे, दैट इज़ द समरी ऑफ दिस चैप्टर, ये उस चैप्टर की समरी भी है। I hope everything is clear to you. Once again, I request you all to like, comment, share and subscribe if you have not subscribed before. Thanks for watching this video. I thank you all.